आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शेयर मार्केट के किंग कहे जाने वाले हर्षद मेहता और उनके 1992 के स्कैम की। हम जानेंगे कि कैसे हर्षद मेहता ने एक के बाद एक कई घोटाले किए और आखिरकार वे पुलिस की पकड़ में कैसे आए। वीडियो के अंत में हम ये भी जानेंगे कि आज हर्षद मेहता का परिवार कहाँ है और किस हाल में है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको हर्षद मेहता की ये कहानी कैसी लगी। राम जेठमलानी और हर्षद मेहता प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। हर्षद ने कहा कि उन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को पर्सनली 1 करोड़ रुपए दिए हैं। With this kind of a crowd and this kind of a heat, yes, the money was paid to the Honorable P.V. Narasimha Rao, the Prime Minister of India. 1992 में स्कैम बाहर आने से कुछ दिन पहले ही हर्षद मेहता ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एडवांस में ही 2 करोड़ रुपए दे दिए। इंडिया में उस टाइम सबसे ज्यादा इनकम टैक्स अंबानी या टाटा बिरला का नहीं बल्कि हर्षद मेहता का जा रहा था। It is not Harshad Mehta scam, it is a P.V. Narasimha Rao scam. हर्षद मेहता और अनिल अंबानी एलिवेटर से साथ में उतरते हैं, जहां से नीचे आकर दोनों अपनी कारों का इंतजार कर रहे थे। तभी हर्षद की टोयोटा लेक्सस आती है। अनिल अंबानी ने इस कार को बड़ी एडमिरेशन के साथ देखा और उसकी तारीफ की। तभी हर्षद ने गाड़ी की चाबियां अनिल अंबानी के हाथ में दे दी और कहा कि रख लो, ये तुम्हारी हुई। जिस किसी भी कंपनी के शेयर पर हर्षद ने हाथ रख दिया, उस शेयर के दाम रॉकेट की तरह उड़ने लगते। लोग लाइन लगाकर उस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए कूद पड़ते। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो लड़का मिडिल क्लास में भी नहीं आता था बल्कि लोअर मिडिल क्लास में आता था, उसने कुछ ही साल के भीतर मुंबई में एकदम प्राइम लोकेशन पर 15,000 स्क्वायर फीट का सी फेसिंग अपार्टमेंट खरीद लिया। नरीमन पॉइंट जैसी ही टॉप की जगह पर एक बड़ा सा ऑफिस बना लिया। उसकी गैराज में 24 से ज्यादा कारें थीं और एक से बढ़कर एक। हर्षद मेहता ने कहा कि वे राजीव गांधी के घर यानी 10 जनपद पर गए, जहां राजीव गांधी उनसे मिले। उनके पास पैसों से भरा हुआ एक सूटकेस था जिसे कांग्रेस पार्टी का एक आदमी ले जाता है। अभी हर्षद स्कैम के बारे में बाहर किसी को नहीं पता था। हर्षद ने 10 दिन के भीतर ही आरबीआई के 499 करोड़ प्लस 170 करोड़ लौटा दिए। मात्र 6.35 करोड़ का पेमेंट बचा था। अगले दिन हर्षद इसे भी चुकाने जा रहे थे, लेकिन किसी ने यह खबर बाहर लीक कर दी और अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में एक बड़ी सी हेडलाइन छपती है कि इट इज इंडियाज बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम, हर्षद इज ए हीरो, फ्रॉड, एवरी सिंगल पेनी बिलोंग्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। 1971 में एक 16 साल का लड़का छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में मौजूद हॉली क्रॉस हाई स्कूल में अपनी टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए जीना मुश्किल कर देता है। वो क्लास में तरह तरह के प्रैंक करता और अपना होमवर्क भी नहीं करता था। उसे लेकर मिल रही शिकायतों के बाद प्रिंसिपल ने उस लड़के को बुलाकर कहा कि वो अपने पिता को बुलाकर लाएं। अगले दिन वो लड़का एक आदमी को लेकर प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचता है और कहता है कि मेरे पिता शहर में नहीं है, इसलिए चाचा को लेकर आया हूं, ये मेरे चाचा हैं। उसके बाद क्लास में जाकर ये लड़का अपनी शेठी बघड़ने लगता है कि कैसे उसने टीचर और जहां तक कि प्रिंसिपल को भी बेवकूफ़ बना दिया। वो आदमी वास्तव में उसका अंकल नहीं था, लेकिन एक लड़का जाकर ये बात टीचर को बता देता है। इस बार प्रिंसिपल सीधा उसके पिता को बुलाती हैं और इन शिकायतों से तंग आकर उसके पिता उसे अपनी दुकान पर बिठा देते हैं। उसके बाद वो कभी स्कूल वापस पढ़ने नहीं जाता और प्राइवेट एग्जाम से ही स्कूल पास करता है। इस लड़के का नाम था हर्षद मेहता। हर्षद की जिंदगी की शुरुआत अपने पिता की दुकान को सुबह 8 बजे खुलने से शुरू होती। उसका क्रिकेट खेलना, दोस्तों से मिलना सब बंद करवा दिया गया था। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 के दिन मुंबई में हुआ। हर्षद के पिता शांतिलाल मेहता मूलतः गुजरात के राजकोट की एक जैन फैमिली से आते थे, लेकिन वे कपड़े के व्यापार के लिए मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए हर्षद के जीवन के शुरुआती 9 साल बॉम्बे में गुजरते हैं। लेकिन एक बीमारी के चलते हर्षद के पिता शांतिलाल को साल 1964 में अपने कपड़े का बिजनेस बेचकर बॉम्बे से छत्तीसगढ़ के रायपुर में शिफ्ट होना पड़ता है। वहां हर्षद की स्कूली पढ़ाई होती है, जिसका जिक्र हमने ऊपर किया कि कैसे हर्षद को स्कूल से निकालकर पिता की दुकान पर बिठा दिया जाता है। लेकिन हर्षद के परिवार की आर्थिक हालत सही नहीं हो रही थी। हर्षद के स्कूल की फीस भरना भी हर्षद के पिता के लिए भारी हो रहा था। अब घर चलाने के लिए हर्षद के पिता को अपनी पत्नी यानी रसीला मेहता की गहने तक बेचने पड़ गए। इन सब से तंग आकर साल 1973 में हर्षद अपने मामा मामी के पास वापस बॉम्बे आ जाते हैं ताकि कुछ धंधा पानी शुरू कर सकें। हर्षद एक बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर और राइट हैंड बैट्समैन था। इसी बेसिस पर उसे बॉम्बे के लाला लाजपत राय कॉलेज में बीकॉम में एडमिशन मिल जाता है। पढ़ाई के दौरान ही हर्षद ने कई काम शुरू कर दिए, जैसे सीमेंट सप्लाई करना, हर हफ्ते बॉम्बे से सूरत जाकर पॉलिश डायमंड्स लेकर आना। बॉम्बे आने के 1 साल बाद ही साल 1974 में हर्षद के कॉलेज में गुजराती छात्रों का डांडिया का प्रोग्राम हो रहा था। इसी दौरान हर्षद की मुलाकात ज्योति दोषी नाम की एक लड़की से होती है। जिस कंपाउंड में ज्योति रहती थी, उसी कंपाउंड में हर्षद भी क्रिकेट खेलने के लिए आता था।
इस तरह हर्षद और ज्योति में प्यार हो जाता है। जून 1976 में हर्षद के भाई अश्विन भी अब रायपुर से बॉम्बे में शिफ्ट हो जाते हैं और आईसीआईसीआई बैंक में नौकरी करने लगते हैं। 2 साल बाद अब हर्षद का बाकी बचा परिवार भी, यानी उनके पिता और माता भी, रायपुर से लौटकर अब वापस बॉम्बे में शिफ्ट हो जाते हैं। साल 1977 में हर्षद ने जैसे तैसे कुछ एक नंबरों से बीकॉम की डिग्री पास कर ली और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में 6,600 रुपीज़ की सैलरी पर एक क्लर्क की जॉब शुरू कर दी। इसी साल हर्षद मेहता ने 17 मई 1977 के दिन ज्योति दोषी से शादी कर ली। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में काम करने के दौरान ही हर्षद मेहता को शेयर मार्केट में इंटरेस्ट आने लगता है। इन्हीं दिनों हर्षद मेहता ने कुछ 1500 रुपये मार्केट में लगाने शुरू कर दिए। शेयर मार्केट में इंटरेस्ट के कारण अगले ही साल 1978 में हर्षद ने अपनी कंपनी में अर्जी डाल दी कि उन्हें कंपनी के इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। हालांकि अभी भी हर्षद ने शेयर मार्केट में अपना करियर बनाने का नहीं सोचा था। नौकरी के दौरान भी हर्षद हर वीकेंड पर गुजरात के सूरत की डायमंड मार्केट में जाते, जहां से रफ डायमंड्स लेते और उन्हें पॉलिश कराकर रीसेल कर देते। इस काम से हर्षद मेहता को हर हफ्ते करीब 2000 रुपये की कमाई होती थी। नौकरी से छुट्टी वाले दिन सब मिलकर डिनर के बाद एक साथ बैठते थे। इसी तरह बैठे हुए थे। इस वक्त रात के करीब 12 बज रहे थे। अश्विन, जो अब आईसीआईसीआई बैंक छोड़कर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ज्वाइन कर चुके थे, उन्होंने हर्षद को कहा कि हमें सक्सेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स और पैसा चाहिए। डायमंड मार्केट भी गिर रहा है, इसीलिए हमें किसी और चीज़ पर फोकस करना चाहिए। अश्विन ने कहा कि दोपहर के बाद स्टॉक मार्केट चला करते हैं। उन दिनों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक ट्रेडिंग रिंग हुआ करती थी, जहां केवल ब्रोकर्स और जॉबर्स को ही आने की अनुमति थी। ब्रोकर्स और जॉबर्स के काम को समझने के लिए और आगे अब मेरा एक सवाल ऑडियंस आप लोगों से है, क्या हर्षद मेहता वास्तव में एक अपराधी थे या वो उस सिस्टम का शिकार हुए जिसे उन्होंने खुद बैंकों को सिखाया था? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो 600 करोड़ रुपए आए कहां से थे? इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। मेहता के काम को समझने के लिए और इस पूरे स्कैम को समझने के लिए हमें थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के बारे में समझना होगा। देखिए, एक कंपनी को पैसे चाहिए तो वो कंपनी अपना हिस्सा बेचेगी, शेयर बेचेगी, और जहां ये काम किया जाता है उसे शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट कहा जाता है। अब इन शेयरों का एक खरीदार होगा और एक बेचने वाला होगा। उन दिनों आज की तरह इंटरनेट नहीं था, सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग थी। अगर सभी खरीदार और बेचने वाले वहां एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ब्रोकर का कॉन्सेप्ट आया बीच में कि शेयर खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों को ही ये काम ब्रोकर के माध्यम से करना होगा, और इसे स्टॉक ब्रोकर कहा जाता है। स्टॉक ब्रोकर होने के लिए बीएसई का लाइसेंस लेना पड़ता था। ये शेयर मार्केट का मोटा माटी कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे किसी कंपनी के शेयर खरीदने या बेचने होते तो मुझे बीएसई के यानी सेंसेक्स के किसी स्टॉक ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा। कंपनी आगे जाएगी तो उन शेयरों की कीमतें बढ़ेंगी और मुझे बढ़ी हुई कीमत के कारण प्रॉफिट होगा, और अगर कंपनी को नुकसान होता है तो कंपनी के शेयरों की भी कीमतें गिरेंगी और इससे मेरे भी शेयरों की कीमतें गिरेंगी और मुझे नुकसान होगा। जब इन शेयरों को हर दिन खरीदा और बेचा जाता है तो इसे ट्रेडिंग कहा जाता है। यानी हर दिन अगर इसे खरीदा और बेचा जा रहा है तो जैसे अडानी के शेयर हैं, और मैं अंदाजा लगाऊं कि मोदी सरकार के बजट वाले दिन अडानी के शेयरों की कीमतों में वृद्धि होगी तो सुबह ही अडानी के शेयर खरीद लूंगा और शाम होते होते जब इनकी कीमत बढ़ जाएगी तब इन्हें बढ़ी हुई कीमतों पर बेच दूंगा और प्रॉफिट ले लूंगा। अभी ये काम ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से होता है। पहले ये काम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद एक ट्रेडिंग रिंग में होता था। इस ट्रेडिंग रिंग में ही सबसे बड़ी भूमिका होती थी जॉबर्स और ब्रोकर्स की, क्योंकि इनको ही वहां आने जाने की अनुमति थी। जहां ब्रोकर्स जनता और कंपनियों और बड़ी संस्थानों की तरफ से शेयर खरीदता और बेचता है, वहीं जब ये काम एक ही दिन के भीतर के अंदर करना होता है तो ब्रोकर की तरफ से जॉबर्स नाम के आदमियों को काम पे रखा जाता है। जॉबर का काम अब स्टॉक मार्केट, कंपनियों और इकोनॉमी की नॉलेज रखना है और उसके हिसाब से ट्रेडिंग करना है कि कौन सा शेयर आज खरीदना चाहिए और कौन सा कब बेच देना है, और इस खरीद बिक्री पर ही प्रॉफिट लेना है। जनता और बाकी दुनिया डील करेगी ब्रोकर से और ब्रोकर अपनी तरफ से जॉबर्स को रखेगा। इस तरह ट्रेडिंग रिंग में सिर्फ जॉबर्स और ब्रोकर्स होते थे। जॉबर्स को ब्रोकर की तरफ से रखा जाता था, इसलिए जॉबर के डिसीजन की जिम्मेदारी ब्रोकर पर पड़ती थी। जॉबर ऐसे आदमी को रखा जाता था जो शार्प हो, मार्केट की इन्फॉर्मेशन हो और जो अंदाजा लगा सके कि कौन सी कंपनी का शेयर कब कितने में बेचना है और कब कितने में खरीदना है, यानी क्विक डिसीजन लेने हैं। ये शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने आपको अभी तक बताया, शेयर मार्केट में तब भी और आज भी सक्सेस उसी को ही मिलती है जो वेल इन्फॉर्म हो, जिसके पास इन्फॉर्मेशन हो। चूंकि हर्षद मेहता और उनके भाई अश्विन कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसलिए दोनों ने डिसाइड किया कि वे शेयर मार्केट में ट्राई करेंगे। इसलिए अगले दिन दोनों भाई दोपहर में मिलने वाले 1 घंटे के लंच ब्रेक के दौरान ही पास में ही मौजूद शेयर मार्केट की बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं।
यहाँ हर्षद ने ट्रेडिंग रिंग में खड़े ब्रोकर्स और जॉबर्स को ट्रेडिंग करते हुए देखा। अब हर्षद का मन आया कि काश वो भी इन जॉबर्स और ब्रोकर्स की तरह ट्रेडिंग रिंग के अंदर पहुंच सके। इस दोपहर हर्षद ने एक अलग ही दुनिया देखी जिसके बारे में उन्हें कुछ अंदाजा नहीं था। इंटरेस्टिंगली, जिस ट्रेडिंग रिंग को हर्षद बाहर से देख रहे थे, अगले 10 साल के भीतर उस ट्रेडिंग रिंग और शेयर मार्केट में हर्षद मेहता का नाम एक किंग की तरह लिए जाने वाला था। 1978 में हर्षद ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और शेयर मार्केट को अपना गोल बनाया। अब हर्षद मेहता पी अंबालाल नाम के एक ब्रोकर के पास जाते हैं और उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे जॉबर बनना है, लेकिन अंबालाल को हर्षद में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी हर्षद मेहता अंबालाल को कहते हैं कि तुम्हारे 2 बेटे हैं, मुझे अपना तीसरा बेटा मान लो। लास्ट में अंबालाल ने हर्षद को अपने जॉबर के रूप में रख लिया, लेकिन हर्षद मेहता ने पहले ही दिन शुरुआत में ही 5,000 रुपये का नुकसान करा दिया। अब अंबालाल को इस पर गुस्सा आया और हर्षद को ट्रेडिंग रिंग से लौटा लिया। इस पर हर्षद ने रिक्वेस्ट की कि दोबारा एक और चांस दे दो। अगले कुछ महीने तक यही क्रम चलता रहता है। इस नुकसान फायदे की समझ से हर्षद में वन ऑफ द बेस्ट जॉबर्स वाली समझ डेवलप हो जाती है। साल 1980 आते आते मेहता को फील हुआ कि केवल जॉबर्स बने रहने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा अंदर की नॉलेज निकालनी पड़ेगी ताकि ज्यादा पैसा यानी तगड़ा पैसा कमाया जा सके। उन दिनों हर्षद मेहता प्रीमियर ऑटो स्क्रिप्ट के जॉबर के तौर पर काम कर रहे थे। एक दिन ऐसे ही हर्षद की नजर अखबार पढ़ते हुए एक छोटी सी खबर पर पड़ती है जिसमें लिखा था कि प्रीमियर ऑटो ने अपने ऑटोमोबाइल्स के दाम बढ़ा दिए हैं। अब हर्षद को लगा कि इससे तो कंपनी को बहुत फायदा होगा, लेकिन ये फायदा तभी होगा जब कंपनी ज्यादा से ज्यादा ऑटोमोबाइल्स बनाएगी, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेगी। इसलिए हर्षद प्रीमियर ऑटो कंपनी के बॉम्बे में मौजूद प्लांट पर चले जाते हैं ताकि कंपनी की प्रोडक्शन स्पीड का पता लगा सकें। लेकिन हर्षद को पता चला कि कंपनी का सारा प्रोडक्शन की स्पीड तो लेबर यूनियन के हाथ में है, जिसे मिलिटेंट लीडर दत्त सामंत चला रहे थे। इसलिए हर्षद ने लेबर यूनियन के लीडर से दोस्ती करना शुरू कर दिया और इनमें से एक हर्षद के घर के पास ही रहता था। इस तरह हर्षद ने उन्हें प्रीमियर ऑटो के डेली प्रोडक्शन का डेटा शेयर करने के लिए तैयार कर लिया, मना लिया, ताकि जिस दिन प्रोडक्शन गिरे उसकी सबसे पहले जानकारी उन्हें मिल सके। अब लेबर यूनियन से जुड़ी हुई हर घटना की जानकारी हर्षद मेहता को मिलने लगी। इसे शेयर मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। जब किसी आदमी को किसी कंपनी के अंदर की पहले से ही एक्सक्लूसिव जानकारी हासिल हो जाए और उस कंपनी का ये नुकसान होगा या फायदा होने जा रहा है, ये बात पब्लिक को ना पता हो, लेकिन उसे ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल जाए और इस आधार पर अगर वो उस कंपनी के शेयर खरीदता है या बेचता है, इस ट्रेडिंग को इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। पहले इसे इंडिया में इलीगल नहीं माना जाता था, लेकिन अब माना जाता है। इस तरह हर्षद ने ट्रेड यूनियन के लीडर्स को प्रीमियर ऑटो के अंदर की जानकारी देने के लिए मना लिया। अगर ट्रेड यूनियन की कोई स्ट्राइक हो तो उसके बारे में सबसे पहले हर्षद को पता चल जाता। इस डेटा के आधार पर हर्षद अपना स्टॉक डिसीजन लेते। इस तरह हर्षद धीरे धीरे तगड़ा प्रॉफिट कमाने लगे। साल 1981 में हर्षद ने 1,65,000 का मुंबई के कामली में अपना घर खरीद लिया और इसी साल हर्षद ने अपने भाई अश्विन और बहन की शादी करवा दी। हर्षद के भाई अश्विन ने भी हर्षद का साथ देने के लिए नौकरी छोड़ दी और शेयर मार्केट में दोनों भाई बड़ी रिस्क लेने लगे। अब हर्षद ने पैसा कमाने का एक और तरीका अपनाया। हर्षद ने थिनली ट्रेडेड शेयर को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। थिनली ट्रेडेड शेयर उन शेयर को कहा जाता है जहां मार्केट में वॉल्यूम बहुत कम होता है। हर्षद ये प्लान बनाते थे कि इन शेयर्स को छुप छुप कर बड़ी मात्रा में खरीद कर उनकी कीमतों में वृद्धि करवा दी जाए और जब जब कीमतें चढ़ जाएं तो एकदम से सारे शेयर बेचकर प्रॉफिट कमा लिया जाए। हर्षद ने इसके लिए निमित शाह से टीम अप करने की कोशिश की, लेकिन इस तरीके से हर्षद बस कुछ लेवल तक ही कीमतें बढ़ा पा रहे थे, क्योंकि थिनली ट्रेडेड शेयर को वे बड़ी मात्रा में खरीद तो लेते थे, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए अन्य खरीदार नहीं मिलते थे और पैसा पूरा का पूरा उसी में घुसा रह जाता था। एक तरह से हर्षद की हालत यहाँ पर महाभारत के अभिमन्यु वाली थी। उसे घुसना तो आता था लेकिन निकलना नहीं आता था। इसके बावजूद हर्षद ठीक ठाक पैसा बना रहे थे। इसी बीच 18 मार्च 1982 का दिन आता है। दिन में करीब 11:30 बजे अचानक से रिलायंस के शेयर 131 से गिरकर 121 आ जाते हैं। यहाँ एक फॉर्मूला बताना जरूरी है। शेयर मार्केट में जो लोग शेयरों को खरीद कर कीमत बढ़ाते हैं उन्हें बुल कहा जाता है, और जो अचानक से शेयरों को बेचकर शेयरों की कीमत गिराते हैं उन्हें बेयर कहा जाता है। कोलकाता के बेयर काटे ही नहीं करवाई थी। ये उन दिनों के हिसाब से एक बड़ी मात्रा थी। इस मार्केट क्रैश को धीरू अंबानी ने आगे चलकर संभाल लिया। उन्होंने अपने दोस्तों, जिन्हें फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस कहा जाता है, उनसे कंपनी के शेयर खरीदने के लिए कहा और इसीलिए 1 घंटे के अंदर रिलायंस के शेयर एक बार फिर से ऊपर आने लगे। लेकिन 15 मिनट के इस तूफान में हर्षद ने एक साथ 10 लाख रुपए गंवा दिए। इससे पहले हर्षद की मार्केट पोजीशन ये थी कि वे 30 लाख तक के नुकसान को झेल सकते थे, लेकिन 18 मार्च को हुई मार्केट क्रैश से 4 दिन पहले ही हर्षद ने बिना किसी कारण के अपनी पोजीशन लिक्विडेट कर दी थी। इसीलिए अब 10 लाख का नुकसान भी हर्षद के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा कर रहा था। हर्षद के पास 1979 से लेकर 1981 के बीच कमाए करीब 10 लाख रुपए का प्रॉफिट था, लेकिन अब हर्षद के ऊपर ब्रोकर JL शाह और सुरेश नंदलाल शाह के करीब 4 लाख रुपए उल्टा बन रहे थे। मतलब अब हर्षद मेहता बर्बाद हो चुके थे। हर्षद और हर्षद के भाई दोनों जूहू में ब्रोकर्स के पास जाते हैं और कहते हैं, हमारे पास फ्लैट और ज्वेलरी के अलावा कुछ नहीं है, तुम ये ले सकते हो।
हालांकि हर्षद के स्किल को देखते हुए उन्होंने घर को उन्हीं के पास रहने दिया और कर्जा वापस करने के लिए टाइम दे दिया। हालांकि हर्षद को टोकन मनी के रूप में अपने पत्नी का मंगलसूत्र गिरवी रखना पड़ा। साथ ही ब्रोकर्स ने हर्षद का अकाउंट सस्पेंड कर दिया। इस बीच 7 जून 1982 के दिन हर्षद के पिता शांतिलाल मेहता की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। इस वक्त हर्षद के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वे अपने पिता का अंतिम संस्कार भी ढंग से कर सकें। हर्षद के भाई अश्विन के अनुसार अगर पिता को हॉस्पिटलाइज भी कराना होता तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे अपने पिता को अस्पताल में भर्ती करा सकें। यह हर्षद और अश्विन के लिए मेंटली बहुत ट्रॉमा देने वाली बात थी। वो हर्षद जिनका शेयर मार्केट में सिक्का चलने लगा था, उनकी भाभी को घर चलाने के लिए ब्यूटिशियन की नौकरी करनी पड़ी। अगले कुछ हफ्ते तक दोनों भाई सोचते रहे कि क्या करें। कुछ हफ्ते बाद दोनों भाई कालवा देवी इलाके में मौजूद भारत भवन गए, जहां हर्षद के पिता की कपड़ों की रेंट पर एक दुकान थी जिसका किराया 2500 रुपये था। हर्षद ने इस दुकान को 25,000 रुपये में बेच दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब उन्हें खुद भी एक टाइपराइटर चाहिए था। इसलिए उन्होंने टाइपिस्ट भी उसको ही हायर किया जिसके पास अपना खुद का टाइपराइटर था। इस तरह ग्रो मोर कंसल्टेंट ने इन्वेस्टर्स को कंसल्ट करने का काम शुरू कर दिया। शुरुआत में हर्षद ने अपने ही रिश्तेदारों में इन्वेस्टर्स ढूंढे। अश्विन के ससुर पीसी शाह ने उन्हें 1 लाख रुपए दिए और एक सीए HR ध्रुव ने उन्हें 4 लाख रुपए दिए। इन कुछ लाख पैसों से हर्षद ने दोबारा से शेयर खरीदना शुरू कर दिया। हर्षद की नज़र सबसे पहले चाय की कंपनियों के स्टॉक्स पर जाती है। चाय के दाम 4 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ चुके थे, लेकिन ये बढ़ोतरी चाय के शेयर प्राइसेस में नहीं दिख रही थी। चाय के जो स्टॉक्स थे उनके शेयर प्राइस नहीं बढ़े थे। हर्षद ने चाय के शेयर बड़ी संख्या में खरीदना शुरू कर दिया और अचानक से चाय कंपनियों के शेयर के दाम बढ़ने लगे। इससे हर्षद को हर महीने 1500 और 2000 रुपये ब्रोकरेज में आने लगे। धीरे धीरे हर महीने ये मुनाफा बढ़ने लगा। इस प्रॉफिट के दम पर हर्षद ने अपना कालवा देवी का ऑफिस स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग के पास ही एक बड़े ऑफिस में शिफ्ट कर लिया। इस तरह साल 1984 में हर्षद ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक मेंबरशिप कार्ड भी खरीद लिया और खुद ही ब्रोकर बन जाते हैं। यह हर्षद के सपने के पूरे होने जैसा था। इसी वक्त 31 अक्टूबर 1984 के दिन इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और अस्थायी तौर पर राजीव गांधी को उसी शाम देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। चूंकि राजीव गांधी अचानक से प्रधानमंत्री बने थे, इसलिए उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर सोच क्या है, इस बारे में बहुत लोगों को बहुत अधिक जानकारी नहीं थी। इसी बीच हर्षद मेहता की नज़र इंडिया टुडे के एक आर्टिकल पर पड़ती है। अब हर्षद मेहता राजीव गांधी को ऑप्टिमिस्ट होकर देखने लगे। हर्षद ने प्रेडिक्शन की कि राजीव गांधी जेफेंडन एंड मेडिसिन का सेल्स बढ़ने की संभावना है, इसलिए हर्षद ने एक के बाद एक शेयर खरीदने शुरू कर दिए। हर्षद ने कैस्ट्रॉल, साउदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और जुवारी एग्रो के शेयर बड़ी मात्रा में खरीद डाले। इंदिरा की मौत के बाद हुए 1984 के चुनावों में राजीव गांधी की बड़ी जीत होती है। राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 541 सीटों में से 414 सीटें आती हैं और राजीव गांधी दोबारा से प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इस तरह राजीव के आने के बाद इकोनॉमी बढ़ती गई और हर्षद मेहता का प्रॉफिट दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। इसी दम पर हर्षद ने नरीमन पॉइंट पर एक और बड़ा ऑफिस ले लिया, लेकिन जैसे ही हर्षद आगे बढ़े वैसे ही उनकी राइवलरियां बढ़ती चली गई। मनु मानेक उस वक्त के सबसे बड़े ट्रेडर्स में से एक थे जो बॉम्बे सेंसेक्स को कंट्रोल करते थे। मनु मार्केट में एक बियर कार्टेल चलाते थे, यानी नीचे लाते थे मार्केट को, शेयर के प्राइस नीचे गिराते थे और उससे प्रॉफिट कमाते थे, जबकि हर्षद शेयर्स के दाम उठाकर पैसे कमाते थे, यानी कि वे एक बुल ट्रेडर थे। 1985 का साल हर्षद मेहता के जीवन का एक बड़ा साल साबित होने जा रहा था। ग्रोमोर्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्किल्स की हर तरफ चर्चा होने लगी। लोग अब लाइन लगाकर ग्रोमोर के साथ पैसा इन्वेस्ट करने लगे। अगस्त-सितंबर महीने में अश्विन लंदन चले गए, जहां उन्होंने ब्रोकिंग फर्म्स और लंदन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में स्टडी की कि ये कैसे काम करता है। और फरवरी 1986 में इधर फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने बजट पेश किया, लेकिन वीपी सिंह का बजट लिबरलाइजेशन की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, बल्कि हार्श होता है। इससे मार्केट नीचे आ जाता है। इसी वक्त मनु मानिक ने हर्षद के फेवरेट शेयर साउदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी स्पिक को खरीद लिया। इससे अब हर्षद को तगड़ा नुकसान हुआ। अफवाहें उड़ने लगीं कि हर्षद मेहता बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का यानी BSE का हिसाब चुकता नहीं कर पाएंगे। इस अफवाह का फायदा उठाकर मनु मानिक और उसके साथियों ने हर्षद और स्पिक को एडवांस में ही पेमेंट कर दिया। इससे मनु मानिक का प्लान फेल हो जाता है। इस पूरे मामले से हर्षद को 1.5 करोड़ का यानी 1.5 करोड़ का नुकसान होता है, लेकिन वो अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाने में कामयाब रहे। इसके बाद हर्षद और बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ढूंढने शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उन्हें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मिलने लगे। हर्षद अब हर्षद मेहता के साथ साथ इंडियन मार्केट के बिग बुल भी बनने वाले थे। वो किसी भी शेयर को पकड़ लेते, उसके दाम बढ़ने लग जाते। हर्षद कंपनियों के साथ मिली भगत करके उनके शेयर्स के दाम बढ़वार लग गए। इल्लीगल तरीके से हर्षद की कमाई बढ़ रही थी और उसी के साथ उनका स्टेटस भी बढ़ रहा था। 1990 में हर्षद ने 15,000 स्क्वायर फीट का एक सी फेसिंग अपार्टमेंट खरीद लिया। हर्षद इस अपार्टमेंट में एक मिनी थिएटर और बिलियर्ड्स रूम भी बनाने वाले थे।
ये अपार्टमेंट एक बिल्डिंग का पूरा 3rd फ्लोर और आधा 4th फ्लोर मिलाकर बना था। उनके पार्किंग लॉट में गाड़ियों की लाइनें लगी हुई थीं। हर्षद के पास 29 कारें थीं। उनके पास फेमस ब्राउन टोयोटा लेक्सस और मैरी लिंच का हेडक्वार्टर था। वहाँ एक एलिवेटर से हर्षद मेहता और अनिल अंबानी साथ में उतरते हैं, जहां से नीचे आकर वे दोनों अपनी कारों का इंतजार कर रहे थे। तभी हर्षद की करोड़ रुपए के चेक्स में बीएसई को मार्जिन। भारत सरकार का बजट आने से पहले उनको पता होता है कि बजट में क्या होगा। वो स्मगलर्स के पैसे मार्केट में लगाते हैं। इस तरह की अफवाहें उड़ रही थीं। हर्षद का प्रभाव ऐसा था कि अगर उनका कोई एम्प्लॉय भी किसी शेयर के बारे में इंक्वायरी कर लेता था, तो ये बात अगर किसी को पता चल जाए तो इतने लोग उस शेयर को खरीदने लगते थे कि उसके दाम बढ़ने लग जाते थे। हर्षद स्टॉक मार्केट को पकड़कर ऊपर लेकर जा रहे थे। हर्षद के कारण सेंसेक्स जो पहले 1500 था, फिर 2000 हुआ, फिर फरवरी 1992 तक आते आते 2491 तक पहुंच गया। बजट आने से पहले ही हर्षद ने बिग बुल पोजीशन ले ली थी और 2 महीने के भीतर सेंसेक्स को 4467 तक पहुंचा दिया। सुनने में यह आंकड़ा शायद आपको बड़ा ना लगे, लेकिन शेयर मार्केट पर नजर रखने वाले जानते हैं कि यह कितना बड़ा नंबर है। हर्षद ने रिलायंस के शेयर 9240 से सीधे 3700 और 390 तक पहुंचा दिया। अब बड़े बड़े बिजनेसमैन हर्षद को अपने स्टॉक्स का दाम बढ़वाने के लिए कांटेक्ट करने लगे। अंदर ही अंदर हर्षद उनके साथ डील करते और उनके शेयरों की कीमतें बढ़वा देते। साल 1991 आते आते हर्षद दुनिया की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म मैरिल लिंच से कम्पीट कर रहे थे। हर्षद ने उनकी 1990 और 91 की एनुअल रिपोर्ट पढ़ी और पाया कि उसकी कमाई 22,000 करोड़ के आसपास थी। हर्षद का मानना था कि वो मैरिल लिंच को भी बीट कर सकते हैं, लेकिन मैरिल लिंच के पास तो 4000 एम्प्लॉइज थे और 200 ऑफिसेज थे। तब जाकर वो 22,000 करोड़ कमा पा रहे थे। और हर्षद के पास मात्र 200 एम्प्लॉइज थे, तब भी वो 22,000 करोड़ की कमाई तक पहुंच चुके थे। अब हर्षद ने एक पब्लिसिटी कैंपेन का भी सहारा लिया। उन्होंने एड कंपनी यानी लिंटाज के साथ मिलकर अखबारों के फ्रंट पेज पर एक एड दिया, जिसमें लिखा था कि हर्षद मेहता इज ए लायर, यानी हर्षद मेहता झूठे हैं, क्योंकि वो जितना प्रॉमिस करता है अपने क्लाइंट्स को, उससे ज़्यादा कमा कर देता है। फरवरी 1992 में इंडिया की सबसे बड़ी बिजनेस मैगजीन बिजनेस इंडिया और सबसे नई बिजनेस मैगजीन यानी कि बिजनेस टुडे ने हर्षद मेहता को अपने कवर पेज पर छापा। साथ में खबर छपी कि हर्षद मेहता इंडिया के सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं। हर्षद मेहता सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे थे, बल्कि वो एक आइकन बनते जा रहे थे। 28 फरवरी 1992 के दिन केंद्र सरकार के बजट से एक दिन पहले ही हर्षद मेहता के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है। इसके बावजूद दूरदर्शन ने यूनियन बजट पर यानी केंद्र सरकार के बजट पर हर्षद मेहता का इंटरव्यू लिया और चलाया। ये नाम था हर्षद मेहता का। हर्षद मेहता का सपना शेयर मार्केट की दुनिया का किंग बनना था, लेकिन इसके लिए उनको पैसे की खदान चाहिए थी, और इतना पैसा सिर्फ बैंक्स के पास था। उस वक्त आरबीआई के कड़े रूल्स के कारण स्टॉक ब्रोकर्स शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए बैंक से उधार नहीं ले सकते थे। इसलिए हर्षद ने बैंकों से पैसा लेने के लिए एक दूसरा प्लान बनाया, और यहीं से होती है द हर्षद मेहता स्कैम की शुरुआत। लेकिन आगे की कहानी अभी समझ आएगी जब आप बैंकों के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं उन्हें समझेंगे। आरबीआई देश की सभी बैंकों को रेगुलेट करते हैं। उनकी दादा है एक तरह से। आरबीआई बैंकों का बैंक है। आरबीआई को यह देखना होता है कि कोई बैंक गड़बड़ी ना करे, ग्राहकों का पैसा सेफ रहे। इसके लिए आरबीआई बैंकों को कहता है कि आपको सर्टेन अमाउंट परसेंटेज केवल स्पेसिफिक और सेफ चीज़ों में ही इन्वेस्ट करना है। वे डूबने नहीं चाहिए, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड और कैश। इसे शॉर्ट में एसएलआर कहा जाता है। करंटली एसएलआर रेट 18% है, यानी बैंकों को अपना 18% पैसा या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके रखना होगा, या कैश में या गोल्ड में अपने पास रखना होगा। कहीं और इन्वेस्ट नहीं करना होगा। यहाँ थोड़ा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में जान लेते हैं। दरअसल जैसे कंपनियों को पैसे की जरूरत होती है, तो वे शेयर मार्केट में अपनी कंपनी के शेयर बेचकर जनता से पैसा लेते हैं। 1200 से 4466 तक चला गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हर्षद मेहता स्कैम का खुलासा हुआ कैसे? हर्षद मेहता पकड़े कैसे गए? दरअसल 31 मार्च 1992 को 91 और 92 का जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला था, इसलिए एसबीआई बैंक को अपने साल भर के कारोबार के डॉक्यूमेंट्स आरबीआई के पास जमा कराने थे। इसी बीच एसबीआई के डिप्टी एमडी सीएल खेमानी ने एसबीआई के फंड्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के डिप्टी जनरल मैनेजर आरएल कामत से कहा कि वो फरवरी के एंड तक एसबीआई के स्टॉक में मौजूद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मेल मिलान हिसाब किताब लगा ले, ताकि उसकी सिक्योरिटीज के स्टॉक को रिजर्व बैंक के पीडीओ यानी पब्लिक डेट ऑफिस से मैच किया जा सके। खेमानी ये काम फरवरी के एंड तक ही पूरा कर देना चाहते थे, ताकि मार्च वाले महीने में सिर्फ उसी एक महीने की सिक्योरिटीज का ही हिसाब किताब रखना पड़े। लेकिन एक हफ्ता बीत जाता है, कामत ने सिक्योरिटीज का लेखा जोखा दिया ही नहीं। इस पर खेमानी ने कामत पर जोर डालना शुरू कर दिया। कामत ने कहा कि एसबीआई की बॉम्बे मेन ब्रांच इसमें टाइम लगा रही है और 4-5 दिन और मांग रही है।
फाइनेंशियल ईयर बीत जाता है, लेकिन एसबीआई की बॉम्बे मेन ब्रांच सिक्योरिटीज का हिसाब किताब नहीं भेजती। 6 अप्रैल की शाम बॉम्बे ब्रांच का एक आदमी आकर सीएल खेमानी के ऑफिस में स्टेटमेंट देकर चला जाता है। चूंकि अब तक घर जाने का टाइम हो चुका था, इसलिए खेमानी ने इस स्टेटमेंट को नहीं देखा और एक प्लास्टिक के फोल्डर में रख दिया। लेकिन जब अगली सुबह खेमानी ने इन स्टेटमेंट्स को चेक किया तो पाया कि इसमें ओवरराइटिंग हो रखी है, कैंसिलेशंस और चेंजेस हो रखे हैं। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बॉम्बे ब्रांच के इस स्टेटमेंट के हिसाब से एसबीआई के पास 44.95 करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज हैं, जबकि आरबीआई के पब्लिक डेट ऑफिस के स्टेटमेंट के अनुसार उसके पास एसबीआई की मात्र 0.95 करोड़ की सिक्योरिटीज थीं। मतलब आरबीआई के डिपार्टमेंट के अनुसार 74 करोड़ की सिक्योरिटी कम है। इससे खेमानी को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अब सीएल खेमानी को शक होता है, इस कारण वे अपने असिस्टेंट मैनेजर टीपीएन राव को बॉम्बे ब्रांच जाकर इस मिसमैच का कारण पता करने की कहते हैं। साथ ही उन्हें एसबीआई के स्टेटमेंट को आरबीआई के रिकॉर्ड से भी क्रॉस चेक करने का निर्देश भी देते हैं। इस गड़बड़ के ऊपर टीपीएन राव बॉम्बे ब्रांच की सिक्योरिटीज डिवीजन में काम करने वाले जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड ऑफिसर यानी आर सीतारमण से मिलते हैं, जो कि बॉम्बे ब्रांच में काम करते थे, जिनका काम एसबीआई के हेड ऑफिस से मिलने वाले निर्देश के अनुसार ब्रांच में ट्रांजैक्शंस करना था, सिक्योरिटीज का काम देखना था। अब टीपीएन राव सीतारमण से कहते हैं कि मेरे साथ आरबीआई के पीडीओ डिपार्टमेंट चलो। शुरू में सीतारमण आनाकानी करते हैं कि आप ही चले जाओ, लेकिन अंत में आरबीआई के पीडीओ ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कुछ ही मिनट की दूरी पर मौजूद था। यहाँ सीतारमण टीपीएन राव को आरबीआई के कुछ क्लर्क से मिलवा देते हैं और खुद वापस लौटते हैं, क्योंकि उन्हें अगले ही दिन अपने बेटे के मुंडन के लिए 7 दिन की छुट्टी के लिए बॉम्बे से तमिलनाडु के पलानी के लिए निकलना था। इधर टीपीएन राव को कुछ जेन्युइन छोटी छोटी मिस्टेक्स मिली, जिन्हें उन्होंने सही करा लिया। लेकिन तभी उनके सामने एक ऐसी एंट्री आती है जिससे टीपीएन राव का दिमाग हिल जाता है। टीपीएन राव ने देखा कि पीडीओ के खाते में एसबीआई के सिक्योरिटीज अकाउंट का बैलेंस मात्र 0.95 करोड़ रुपए है, जबकि बॉम्बे ब्रांच ने हेड ऑफिस को जो पीडीओ का स्टेटमेंट भेजा था उसमें सिक्योरिटीज का बैलेंस 1170.9 करोड़ रुपए लिखा हुआ था। मतलब और 500 करोड़ का अंतर। दरअसल बॉम्बे ब्रांच में किसी ने 1170 में जो 1 है उसको 6 में बदलकर 1670 कर दिया था। इस तरह अब एसबीआई और आरबीआई के पीडीओ के खाते में अंतर जो है 74 करोड़ से बढ़कर 574 करोड़ हो गया, यानी एसबीआई की 574 करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज गायब थीं। इसका कारण पता करने के लिए टीपीएन राव अगले दिन यानी 10 अप्रैल को दोबारा बॉम्बे ब्रांच